हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पिछले वाली वीडियो से हम पढ़ रहे हैं स्वतंत्रता। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो शुरू करते हैं सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता। इस अध्याय में हमने स्वतंत्रता के दो आयामों पर चर्चा की। बाहरी प्रतिबंध के अभाव के रूप में स्वतंत्रता और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो जाता है, जिसमें वह जो होना है, बनना है या करना हो सके, बन सके या कर सके। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। यह छोटा सा पवित्र क्षेत्र है जिसमें व्यक्ति कुछ भी करे लेकिन उसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। हस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना इस बात को स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप से व्यवहार करे। यह क्षेत्र इतना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल किया जाना चाहिए, ये वाद विवाद का विषय है और बने रहेंगे, क्योंकि हस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा उसमें स्वतंत्रता भी उतनी अधिक होगी। हमें जो मानने की ज़रूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए ऐसे दायरे की बात करती है जो अनुउल्लंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत ही छोटा है तो मानव की गरिमा में कटौती होती है। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए सवाल पूछा जा सकता है। विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसे विभिन्न स्थितियों में पहनावा का चयन क्या ऐसा मामला है जो अहस्तक्षेपीय लघुत्तम के क्षेत्र में आता है, और क्या इसके लिए ऐसा चयन है जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं कर सकती? यह ऐसा मामला है जिसमें राज्य, धार्मिक सत्ता, ICC और CBSE जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह होता है कि कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति को क्या करने से वह मुक्त है। इसके उलट सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्क कुछ करने की स्वतंत्रता की व्याख्या से जुड़े हुए हैं। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करेगा। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा, मैं स्वयं शासन करूंगा, मैं स्वयं पर शासन करता हूं। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श पर एक लंबी परंपरा है। इसमें रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति में है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है जो व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध हो सके। व्यक्ति एक पुष्प की तरह है। जब मिट्टी उपजाऊ हो तब सूरज की रोशनी हो, तब पर्याप्त पानी हो और तब उसके नियमित देखभाल से वह खिल उठता है। व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध न हो सके और वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। इसके पास निर्णय निर्माण करने की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी प्राप्त होना चाहिए, जिसमें वह बनने वाले कानूनों में अपनी इच्छा की झलक हो या उसे कम से कम प्रतिभा का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो
अपने बुद्धि विवेक को विकसित करने के लिए अच्छी शिक्षा अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी है। अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। देखिए, स्वतंत्रता के बारे में व्यक्ति कब जानेगा? जब वो शिक्षित होगा, जब पढ़ेगा, यानी कि उसे ज्ञान होगा, तभी तो अपनी स्वतंत्रता के बारे में जान पाएगा। अनपढ़ व्यक्ति क्या जान पाएगा? नहीं। पहले क्या जरूरी है? सरकार को चाहिए कि लोगों को शिक्षित करें, कम से कम अपने अधिकारों को लेकर बात करें। सकारात्मक स्वतंत्रता के इसके बारे में बात करते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज के बाहर नहीं। इसलिए वह समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता सरोकार हस्तक्षेप में अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र से बाहरी समाज की स्थितियों नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता हस्तक्षेप में ऐसे छोटे से अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज में स्थायित्व को ध्यान नहीं रखेगी। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रता एक साथ चलती है और एक दूसरे का समर्थन करती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक अपनी स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा ले सकते हैं। अब है, आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रता साथ साथ चलती है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित करने की कोशिश करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है? यानी कि इंप्रेशन ऑफ फ्रीडम, यानी कि अभिव्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति अपने आप में एक व्यापक शब्द है। अभिव्यक्ति अपने आप में व्यापक शब्द है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है, बोलकर व्यक्त कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, गाकर, नृत्य कर या कोई चित्र बनाकर अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए अभिव्यक्ति अपने आप में व्यापक शब्द है। फ्रीडम ऑफ द इन्फॉर्मेशन, यानी कि विचारों को अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्ति अपने आप व्यापक कैसे है, इसको समझते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को किसी भी तरीके से व्यक्त कर सकता है। कोई कार्टून बनाकर कर सकता है, कोई फिल्म बनाकर कर सकता है, नाचकर वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। वह मौन रहकर अपने विचारों को मौन रहकर अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकता है। वह बोलकर या गाकर, नाचकर, किसी भी तरीके से अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि अभिव्यक्ति क्या अपने आप में एक व्यापक शब्द है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप में लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। J.S. मिल ने सबल तर्क रखे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए महत्वपूर्ण प्रसंग है। पहली बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी संशोधित पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जा सकता है। अगर किसी फिल्म या किसी पुस्तक पर प्रतिबंध की बात की जाती है तो अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध की बात करता है। अभी तक हमने स्वतंत्रता के विकल्प निर्धारण के रूप में देखा है, जहाँ सकारात्मकता और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच में फर्क किया गया। हमने स्वतंत्रता को न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत स्वीकार किया है, लेकिन साथ ही ये भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों का समर्थन की जरूरत है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है जो अन्य लोगों तक सीमित रहना चाहते हैं। इससे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार होना चाहिए। वाटलेर का कथन है, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूँगा, क्योंकि ये तुम्हारे बोलने की जो क्या है, आपने जो कहा मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपके विचारों का क्या है मैं सम्मान करता हूँ, क्योंकि आपके विचार क्या हैं, आपकी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टूल ने अभिव्यक्ति और विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपनी पुस्तक लिबर्टी ऑन लिबर्टी में इन 4 कारणों को पेश किया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए जिनमें विचार आज की स्थिति में गलत या भ्रामक लग रहे हैं। पहला कारण तो यह है कि कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं हो सकता। जो हमें गलत लगता है उनमें सच्चाई का तत्व होता है।
अगर हम गलत विचारों को प्रतिबंध कर देंगे तो इससे छुपी हुई सच्चाई के अंश हमारे सामने नहीं आ पाएंगे। दूसरा पहलू क्या है? सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता है, सत्य अवरोधी विचारकों के टकराव के कारण होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होते हैं वह सही तरीके में उन विचारों में आवश्यक है। तीसरा तत्व क्या है? विचारों का यह निर्णय केवल अतीत में मूल्यवान नहीं होता है, बल्कि हर समाज में उन सतत महत्व है। सत्य के बारे में ये खतरा हमेशा रहता है कि ये एक विचारहीन और गूढ़ व्यक्ति में बदल जाएगा। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तब विचार को अविश्वसनीय सिद्ध होना पड़ता है। अंतिम बात यह है कि हम इस बात को स्वीकार करने में निश्चित हो जाते हैं कि इसे हम सत्य समझते हैं। कई बार जिन विचारों को किसी समय पर पूरे समाज में गलत समझा जाता है और दबाया जाता है, बाद में वे सत्य पाए गए हैं। कुछ समाज ऐसे विचारकों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन यह विचार आने वाले समय में बहुमूल्य और ज्ञान में बदल सकते हैं। दमनकारी समाज ऐसे संभावनाशाली ज्ञान से लाभान्वित होने से बच जाता है। कुछ वर्ष पहले फिल्म निर्माता दीपा मेहता काशी ने विधवाओं पर आधारित एक फिल्म बनाई थी। फिल्म मेकर है दीपा मेहता, उन्होंने विधवाओं पर आधारित एक फिल्म बनाई थी। ये फिल्म विधवाओं की व्यथा को व्यक्त करती है, लेकिन राजनीति के कुछ एक हिस्से द्वारा इसका ज़बरदस्त विरोध किया गया। हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते हैं, किसी एक राजनीतिक राजनीतिक दल ने इसका विरोध किया। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत ही बुरे तरीके से प्रस्तुत किया गया है। दीपा मेहता ने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था, जो फिल्म विधवाओं के जीवन पर आधारित थी। कुछ राजनीतिक दल ने, विशेष प्रकार के राजनीतिक दल ने इसका विरोध किया, क्योंकि उनका यह मानना था कि ये फिल्म क्या है, भारत को बुरी तरीके से प्रस्तुत करती है। ये हमारे देश भारत को क्या है, बुरी तरीके से व्यक्त करती है। उन्हें लगता है कि ये फिल्म क्या है, भारत को बुरी तरीके से हमारे जो समाज है उसके सामने व्यक्त करती है। उन्हें ये लगता था कि ये फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई है और इससे प्राचीन नगर से बदनामी होगी। राजनीतिक दलों को ये लगता था कि ये फिल्म जो है ये हमारे देश की विदेशों में छवि को ख़राब करने के लिए बनाई गई है। इससे क्या लगता है, इसका प्रतिबंध करना चाहिए। जो भारत के प्राचीन नगर है उसको गलत तरीके से ढंग से प्रस्तुत किया गया इस फिल्म में, इसलिए इस पर उन्होंने क्या किया, प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप काशी में ये फिल्म नहीं बनाई जा सकी। बाद में ये फिल्म कहीं और बनाई गई। इस तरह से बोरने मेमन की रामायण और सलमान रश्दी की द स्टोनिक वर्सेस समाज में कुछ हिस्सों में विरोध हमारे सामने आया है। सलमान रश्दी का नाम आपने सुना। सलमान रश्दी ने जो कई पुस्तकें हैं, उन्होंने भारत की जो सामाजिक स्थिति है उनका उन्होंने वर्णन किया है और उनकी पुस्तक आज तक प्रकाशित नहीं हो पाई है। द लास्ट इन्विटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्में और मी नाथुराम बोलते हैं नामक एक नाटक आज भी समूह द्वारा प्रतिबंध का कारण बना हुआ है। मी नाथुराम बोलते हैं यानी कि मुझे नाथुराम कहते हैं, ये मराठी नाटक था, इस पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। ये इस प्रकार के प्रतिबंध क्या है, हमारी स्वतंत्रता को बाधित करते हैं। इस तरीके के प्रतिबंध आसान है, लेकिन एक अल्पकाल्पनिक समाधान है, क्योंकि तत्कालीन मांगों को पूरा कर देते हैं, लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं में ये खतरा मंडराता है। क्योंकि जब तक हम इन बार बार लगते प्रतिबंधों, तब इन प्रतिबंधों की आदर करते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि प्रतिबंध कभी भी लगाया जाना चाहिए? लेकिन हाँ, फिल्मों की सेंसरशिप भी तो हम करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है। इन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है। ये वे हैं जो किसी स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए, इसमें नहीं है।
क्या प्रतिबंध कभी भी लगाए जाने चाहिए? इससे जुड़ी हुई दिलचस्प बातें। इंग्लैंड में जो कुछ राज परिवार है उसके काम को देखते हुए वह राजमहल में आंतरिक बातों के बारे में न लिखने और समझौते के तैयार है। अक्सर अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहे या लेख या पुस्तक के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्णतः प्रतिबंध है? अलग अलग तरीके की सीमाएं वजूद में हैं, वे हम विभिन्न स्थितियों में होती है। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हम ये महसूस करने की आवश्यकता है कि प्रतिबंध किसी भी सामाजिक संगठन या धार्मिक राजनीतिक सत्ता द्वारा किसी भी बल पर लगाए जा सकते हैं। तब वह स्वतंत्रता की कटौती के खिलाफ हमें लड़ने की आवश्यकता है। हम ये भी कहते हैं कि शुरुआत की है कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। अब हम ये महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता विकल्प चुनने सामर्थ्य क्षमताओं में छुपी हुई है। तो आपने इस वीडियो में स्वतंत्रता के बारे में पूरा जानने का प्रयास किया। ये जो आपका लेसन है ये कंप्लीट हो चुका है। अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे समानता की। समानता जो है वो किस प्रकार से हमारे समाज में हम देखते हैं, समानता का हम लाभ ले पाते हैं। पहला ये दूसरा जो लेसन था आपने ये स्वतंत्रता पूरा लेसन आप ये पढ़ चुके हैं। तो अगले वाले वीडियो में हम बात करेंगे समानता की यानी इक्वलिटी की। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।